Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sarmad and you're watching my YouTube channel. So, in this video, I will be discussing a detailed summary of the portrait of the artist as a young man. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरी स्टार्ट होती है स्टीफन जो डेड हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है स्टीफन डेडलस, उसके फादर से. Stephen's father, Simon Daedalus, he tells his young son an old-fashioned children's story. Now Simon begins this story with the traditional once upon a time, जैसे हम कहानी का आगाज करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र था, and he uses babyish words like moo cow. With his childish yet vivid imagination, the young Stephen identifies with the story's character, Baby Tuko. We see some of Stephen's impressions of early childhood, the cold bed sheets, the pleasant smell of his mother, the applause he receives from his governess, uh, उसकी aunt, and his uncle Charles when he dances to the hornpipe. तो ये सारी चीज़ हमें स्टार्ट में देखने को मिलती हैं. At one point, Stephen expresses his intention to marry the young girl, Eileen Vance, who lives next door. Eileen happens to be a Protestant. However, in response to his Catholic family's shock, Stephen crawls under the table. ठीक है. तो ये एक बचपन का उसका चाइल्डहुड जिक्र है सारा, और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो भरपूर इस्तेमाल कर रहा है जेम्स जॉयस इस नावल में स्टार्ट से ही. तो स्टीफन की जो मदर है, शी एश्योर्स द अदर्स दैट ही विल अपोलोजाइज. और डांटे जो है वो इसकी आंट या जो गवर्नेंस है, शी एड्स अ थ्रेट दैट ईगल्स विल पुल आउट स्टीफन्स आईज if he does not apologize. So Stephen turns these threatening words into a ditty in his mind. ओके, अब स्टोरी जो है नैरेटिव शिफ्ट होता है. स्टोरी शिफ्ट्स टू स्टीफन्स एक्सपीरियंस एट क्लेंगर्व्स वुड कॉलेज. स्टीफन वॉचेस अदर बॉयज प्लेइंग बॉल बट डज नॉट पार्टिसिपेट हिमसेल्फ. ये जो बाकी बच्चे हैं स्कूल में इसके, दे आर माइल्डली एंटागोनिस्टिक टुवर्ड स्टीफन, और वो उससे उसका नाम पूछते हैं और उसको एक तरह से क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ नेम इट इज स्टीफन डैडलस. सो दे आस्क अबाउट स्टीफन सोशल रैंक, उसे की सोशल क्लास पूछते हैं, एंड दे वांट टू नो वेदर हिज फादर इज अ मैजिस्ट्रेट. और क्लास में भी स्टीफन जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो किसी एकेडमिक कॉन्टेस्ट में जो है वो compete करे, इन विच द अपोजिंग टीम वियर्स बैजेस विद रेड और वाइट रोजेस. मतलब उसके नाम पे बड़ा ज़्यादा उसको किया जाता है. विच आर द एम्बलम्स ऑफ नोबल फैमिलीज, लाइक जैसे यॉर्क की फैमिलीज हैं या लैनकास्टर की फैमिलीज हैं. तो उसको एक तरीके से आप कह लो कि बुली किया जा रहा है यहाँ पर. स्टीफन ही डज नॉट परफॉर्म वेल एंड ही वंडर्स वेदर ग्रीन रोजेज आर पॉसिबल और नॉट. ठीक है. तो स्टीफन ट्राइज टू स्टडी बट इंस्टेड मेडिटेट्स टू हिमसेल्फ. ठीक है. गॉड और कॉस्मोस जो भी उसका उस वक्त एक बच्चे का जो बिलीफ सिस्टम है. ही एग्जामिन्स हिज ओन एड्रेस रिटन इन हिज ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, beginning with himself and listing his school, city, country and so on in ascending order. ठीक है. और एंड में जो है वो यूनिवर्स है. Stephen wonders whether the different names for God in different languages refer to the same being and concludes that the names are in fact all the same being. सो यहाँ पे हमें एक रिलीजियस डायलामा भी नजर आता है एक छोटे से बच्चे के अंदर. ड्रेडिंग द कोल्ड शीट्स, वो दोबारा वही इंसिडेंट है. स्टीफन क्लाइम्स इनटू द बेड एंड शिवर्स. उसको एक बुखार सा है और एक विजन दिखाई दे रहा है कि ही थिंक्स ऑफ अ बिग ब्लैक डॉग विद ब्राइट आईज एंड ऑफ अ कासल लॉन्ग अगो. ठीक है. तो इसमें नैरेटिव शिफ्ट आपको देखने में मिलता है कि पहले वो स्टोरी से स्टार्ट होता है, फिर उसके बचपन पे चला जाता है अचानक से नैरेटिव. अब स्टीफन की बीमारी पे आ जाती है बात कि स्टीफन्स इलनेस जो है वो इट इनेबल्स हिम टू स्किप क्लासेस एज ही रिकवर्स इन द इन्फर्मरी. द काइंड एंड ह्यूमरस ब्रदर माइकल केयर्स फॉर स्टीफन. ठीक है. हु वंडर्स इफ ही विल डाई फ्रॉम हिज इलनेस. अब स्टीफन जो है वो अपने आप को बताता है कि डेथ जो है इंडीड इट माइट बी पॉसिबल एंड ही इमेजिन्स हिज ओन फ्यूनरल. अब ये भी आपको इधर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए एक इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट नज़र आता है कि राइटर के कैरेक्टर्स के जो इनर थॉट हैं वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि भी अब देख रहे हैं, हम रीडर्स जो हैं वो देख सकते हैं कि कैरेक्टर जो है वो क्या सोच रहा है, कि वो अपने ही फ्यूनरल को देख रहा है एक बार. जिस तरीके से हमें एक मॉडर्न पोइट है, अमेरिकन पोइट, तो
सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एमिली डिकिंसन, शी मेंशंस द थीम ऑफ डेथ इन हर पोएट्री एज वेल। ठीक है, उसने बड़ी एक आइसोलेटेड लाइफ गुजारी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से। बहरहाल एट द एंड ऑफ द सेक्शन, मतलब कि जो पहला सेक्शन हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का, यहाँ पे ब्रदर माइकल जो है वो अनाउंस करता है डेथ ऑफ पार्नल, जो एक बड़ा आयरिश पैट्रियट है, नेशनलिस्ट है, फ्रीडम फाइटर आप कह लो। तो पार्नल की डेथ हो जाती है, यहाँ पे वो अनाउंस करता है ब्रदर माइकल। ठीक है, अब अगर हम इसमें इसको इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें इस चैप्टर का, इस सेक्शन का, तो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो है वो जॉयस ने टाइटल्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ द नॉवल स्टीफन हीरो, but the narrative is limited to Stephen's consciousness, so his misperceptions become part of the story. So there is no narrator who explains the difference between Stephen's reality and objective reality, जो एक मॉडर्निज्म का एक प्रोमिनेंट थीम था कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो स्टीफन इज एसेंशियली जॉयस आल्टर ईगो। ठीक है, एंड देयर आर मैनी फैक्चुअल सिमिलैरिटीज बिटवीन स्टीफन्स लाइफ एंड जॉयसेस। फॉर एग्जाम्पल, एडमिन जॉयस बोर्डिंग स्कूल इन रियल लाइफ, जो इनका स्कूल था क्लंगहोफ्स, जहाँ पे स्टीफन पढ़ता है, वो भी एक बोर्डिंग स्कूल है। तो जेम्स जॉयस खुद भी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के आया था। ठीक है, सो द नॉवल इज मोर देन जस्ट एन ऑटोबायोग्राफी, एक सेमी ऑटोबायोग्राफी हम इसको कहते हैं। हाउएवर, एज जॉयस इज नॉट merely recounting elements of his own boyhood, but also meditating on what it means to be a young man ग्रोइंग अप इन अ कंफ्यूजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, कि एक बच्चा जो है वो एक कंफ्यूजिंग मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा हो रहा है, तो वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस को क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो जेम्स जॉयस का ये नॉवल हमें इस तरफ भी ये चीज़ें भी बताता है। अगर हम आगे चलें, तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कि सेक्शन 2 है चैप्टर नंबर 1 का, उसमें सीन शिफ्ट हो गया है दोबारा से डेडलेस के होम की तरफ। अब स्टीफन जो है वो बोर्डिंग स्कूल से क्रिसमस के वेकेशन पे घर आया है। ये पहली बार हुआ है कि क्रिसमस का डिनर, दिस इज द फर्स्ट क्रिसमस डिनर ड्यूरिंग विच द यंग स्टीफन इज अलाउड टू सिट एट द एडल्ट टेबल। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। सो द डेडलेस फैमिली, इसमें कौन कौन है? अंकल चार्ल्स हैं, डांटे है, एंड अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर डेडलेस नेम्ड मिस्टर केसी आर वेटिंग फॉर द फूड टू बी ब्रॉट इन। अब मिस्टर डेडलेस और मिस्टर केसी जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और अचानक जो है वो खाना आ जाता है बीच में। तो मिस्टर डेडलिस जो है वो ही स्पीक्स अप्रूविंगली ऑफ अ म्यूचुअल फ्रेंड who by confronting a priest directly has criticized the involvement of the Catholic Church in Irish politics। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स पे बात स्टार्ट हो गई है खाने के टेबल पे। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ये कैथोलिक चर्च जो है इसका आयरिश पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। डांटे जो है स्ट्रांगली डिसअप्रूव्स, saying that it is not right for any Catholic to criticize the church। मतलब कि यहाँ पे वही बात है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की बात स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनकी फैमिली, इनकी अपब्रिंगिंग कैथोलिक्स में होती है। तो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैथोलिक्स के खिलाफ, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनके खिलाफ हम बात नहीं करनी चाहिए हमें। So it is their duty to follow orders from their priests and bishops without questioning them, even when these orders might be opposed to the Irish patriots' cause। अब ये बड़ा नेशनलिस्ट है, जो इसका बाप है ना साइमन, ही इज़ वेरी नेशनलिस्ट। ठीक है, और फिर आगे हम चलते हैं तो हमें ये भी देखने में मिलता है कि स्टीफन ही वॉचेस द डिस्प्यूट, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई एनीवन वुड बी अगेंस्ट प्रीस्ट। उसको समझ नहीं आती कि भाई इन प्रीस्ट के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं शो करता। ही बिलीव्स डांटे इज राइट, बट ही ऑल्सो रिमेंबर्स हिज फादर क्रिटिसाइजिंग डांटे बिकॉज शी यूज टू बी अ नन। डांटे जो है वो इसकी गवर्नेंस है या इसकी आंट है, तो शी यूज टू बी अ नन हर सेल्फ। ठीक है, तो वो इसका बाप जो है उसकी उसके साथ नहीं बनती, डांटे के साथ, और वो कहता है कि ये पहले नन थी खुद, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैथोलिक्स को सपोर्ट करेगी। मिस्टर केसी जो है, ही टेल्स अ स्टोरी ऑफ बीइंग accosted by an old Catholic woman who had degraded the name of Parnell and the name of the woman with whom Parnell had an adulterous affair। ठीक है, ये पार्नल जो है वही आयरिश पैट्रियट है जो मर गया अभी। केसी हैड एंडेड अप स्प्लिटिंग ऑन द ओल्ड वुमन। ये सारी एक स्टोरी एक चल रही होती है इसमें। बहरहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, जो मेन चीज़ है वो ये देखते हैं कि डांटे जो है ये शी इज़ enraged एंड लीव्स दैट टेबल, और मिस्टर केसी जो है वो वीप्स फॉर हिज डेड पॉलिटिकल लीडर पार्नल। अब ये पार्नल को मर गया तो ज़ाहिर सी बात है अब कौन नया लीडर बनेगा, कौन नया फ्रीडम फाइटर होगा जो आयरिश पैट्रियोटिज्म को या नेशनलिज्म को आगे लेके बढ़ेगा।
इनके बारे में ये जो है परेशान है, और ये एक तरह से जैसे एक आपका जो फ़ेवरेट पॉलिटिकल लीडर कोई मर जाए, फ़ौत हो जाए, तो आप उसके लिए गम करते हो या दुःख का इज़हार करते हो। आगे हम चलते हैं, तो इसका जो सेक्शन 3 है इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 सेक्शन 3। अब ये स्कूल वापस आ गया क्रिसमस के वेकेशंस के बाद। स्टीफ़न को पता चलता है ये एक म्यूटेड कन्वर्सेशन बिटवीन वेल्स and several other students. ठीक है? They are talking about a couple of boys who fled the school for wrongdoing and were later nabbed. So Wells believes the boys stole wine from the school area. So the other boys fall silent at the horror of this offense against God. कि भाई ये तो चोरी तो एक थेफ्ट है। अब एथी जो है वो भी एक इसमें कैरेक्टर है। ही गिव्स अ डिफरेंट अकाउंट ऑफ द बॉयज क्राइम। ही सेज दे वर कॉट स्मगिंग और एंगेजिंग इन सम सॉर्ट ऑफ होमोसेक्सुअल प्ले। अब स्टीफन को ये सारी बातें जब पता चलती हैं, तो ही रिफ्लेक्ट्स ऑन दिस सजेशन, रिकॉलिंग द फाइन वाइट हैंड्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड थिंकिंग ऑल्सो ऑफ द सॉफ्ट आइवरी हैंड्स ऑफ हिज नेबर। ठीक है? तो एक दोस्त, एक और जो है बच्चा है यहाँ पे फ्लेमिंग, वो कंप्लेन करता है कि भी ऑल द स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ टू। फ्लेमिंग सजेस्ट कहता है कि दे कुड माउंट अ रेबेलियन अगेंस्ट सच एन इनजस्टिस। अब सारे बच्चों को बुलाया जाता है क्लासरूम में, और राइटिंग लेसन के बाद फादर आर्नल्ड जो है ही बिगिंस द लैटिन लेसन। अब फ्लेमिंग जो है वही स्टूडेंट, ही इज अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन एंड द परफेक्ट प्रीफेक्ट ऑफ स्टडीज फादर डोलान या डोलन ही पेंडीज हिम। ठीक है? उसको मारता है, वो लैशेस जो होते हैं वो हाथ पे जैसे कोड़े होते हैं, किसी चीज़ से सजा देने के लिए पनिश करता है, तो उसके हाथ पे मारता है, लैशेस मारता है। सो आफ्टरवर्ड द प्रीफेक्ट नोटिसेस दैट स्टीफन इज नॉट वर्किंग एंड डिमांड्स टू नो व्हाई। ठीक है? अब फादर आर्नल्ड जो है वो फादर डोलन को कहता है कि स्टीफन हैज बीन एक्सक्यूज्ड फ्रॉम क्लास वर्क बिकॉज हिज ग्लासेस आर ब्रोकन एंड ही कैन नॉट सी वेल। अब स्टीफन is telling the truth, but unbelievingly prefect bandages him as well. मतलब उसे भी मारता है, सजा देता है। अब यहाँ पे जो है ना, स्टीफन को एक वो अपनी कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करता है। एक तो वो होमोसेक्सुअलिटी वाला इशू हो गया, यहाँ पे सॉडमी का एक केस है कि बच्चों पे वो इल्ज़ाम लगा है और उस पे उनको सज़ा निकाल दिया गया है स्कूल से। ये जो स्कूल है ये प्योरली कैथोलिक स्कूल है, यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट और बड़ा बहुत डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। अब बच्चे स्टीफन को जो है जब सज़ा मिलती है यहाँ पे, और इसके अलावा इसका जो दूसरा क्लास फेलो है फ्लेमिंग, उसको भी सज़ा मिलती है क्लास में। ये इनका प्रीफेक्ट है जो फादर डॉलन, वो मारता है इनको। सो लेटर द बॉयज डिस्कस द इंसिडेंट एंड अर्ज स्टीफन टू डिनाउंस द प्रीफेक्ट टू द रेक्टर। वो सारे इसको कहते हैं कि भी तुम्हें जो है वो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो तुम जाओ और रेक्टर को जाके कंप्लेन करो इसकी। स्टीफन जो है बहुत रिलक्टेंट है। Finally, he summons the courage to march down the long corridors filled with pictures of saints and martyrs toward the rector's office. ये रेक्टर के पास चला जाता है। अब स्टीफन जो है वो रेक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि क्या हुआ। रेक्टर कहता है कि गुड, मैं बात करता हूँ फादर डॉलन से अभी। स्टीफन जब बाकी दोस्तों को बताता है कि भाई उसने डॉलन को रिपोर्ट किया रेक्टर के पास, और उसने कहा है कि आई विल टॉक टू हिम, सो दे होइस्ट हिम ओवर देयर हेड्स एज अ हीरो। तो वो कहते हैं भाई ये हीरो है। ठीक है? तो ये हमें इस चैप्टर में सेक्शन 3 में देखने को मिलता है चैप्टर 1 के। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 2। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, अब स्टीफन जो है ही स्पेंड्स हिज समर इन हिज फैमिलीज न्यू हाउस इन ब्लैक रॉक, अ टाउन नियर डबलिन। हियर ही एंजॉयज द कंपनी ऑफ हिज अंकल चार्ल्स। वो जो टेबल पे शुरू में क्रिसमस का जो डिनर था, उधर भी अंकल चार्ल्स आए हुए थे। तो ये यहाँ पे अपने चचा के पास चला जाता है, अंकल चार्ल्स के पास। ही इज अ वेरी लाइवली ओल्ड मैन हु स्मोक्स हॉरिबल ब्लैक ट्विस्ट ऑफ टोबैको एंड अलाउज द बॉय टू टेक हैंडफुल ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ लोकल वेंडर। ठीक है? हर सुबह जो है स्टीफन और अंकल चार्ल्स जो हैं वो इकट्ठे वॉक पे जाते हैं, मार्केट प्लेस टू द पार्क, और वेयर स्टीफन मीट्स माइक फ्लिन, अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर्स। फ्लिन ट्राइज टू ट्रेन स्टीफन टू बी अ रनर। वो कोशिश करता है कि भाई इसको एथलीट बनाऊं मैं किसी तरीके से, बट स्टीफन डाउट्स वेदर ही विल एवर बी एवर सक्सेसफुल। ठीक है? या वेरी सक्सेसफुल। ट्रेनिंग के बाद स्टीफन गोज टू द चैपल विद अंकल चार्ल्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर्स, क्योंकि वो क्रिश्चियन है और रिलीजियस सेरेमनीज में जाना चाहता है।
तो अब इसके साथ इसको भी साथ ले जाता है स्टीफन को। स्टीफन रिस्पेक्ट्स हिज अंकल्स पाइटी बट ही डज नॉट शेयर इट, मतलब खुद ये इतना रिलीजियस नहीं है, ठीक है। अभी आप इसकी एज भी देखो कि जब ये एडोलेसेंट में जा रहा है, ये इसकी एज, अब ये बच्चा चाइल्ड नहीं है बिल्कुल, ये अपने टीन एज की तरफ जा रहा है। स्टीफन जो है वो वीकेंड्स पे निकल जाता है शहर में अपने फादर और अंकल के साथ, लिसनिंग टू देयर पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड देयर स्टोरीज अबाउट द पास्ट। बट स्टीफन डज नॉट अंडरस्टैंड मैनी ऑफ देयर रेफरेंसेस, ठीक है, मतलब कि उसको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन बस वो सुनता तो है। तो इसमें हमें थ्रू कैरेक्टर्स इनर थॉट, बार बार मैं आपको ये रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जेम्स जॉयस जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, नैरेटिव टेक्निक जो है उसकी, उसके अलावा वो नैरेटिव शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, सीन चेंज हो जाता है अचानक से आगे पीछे टाइम की, क्योंकि मॉडर्निज्म में तमीज़ नहीं है, तो ये आगे पीछे जो है आपको लेके जाएगा, क्योंकि ये राइटर्स फ्रेंडली नॉवेल्स हैं, रीडर्स फ्रेंडली नॉवेल्स नहीं हैं। और दूसरा ये है कि इनर थॉट्स के बारे में बता रहा है कि बच्चा क्या-क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या-क्या परसेप्शन रख रहा है चीज़ों के बारे में, रियलिटी को कैसे देख रहा है, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे देख रहा है, लोगों की बातों के बारे में तबसरा कर रहा है। जो-जो सोच रहा है वो हम जान पा रहे हैं। सो एट होम स्टीफन रीड्स द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये एक नॉवल है, एंड इज़ डीपली engrossed in its adventure and romance. Stephen imagines himself as the lover of Mercedes, द नॉवल्स हीरोइन, इस नॉवल में जो हीरोइन है, और ashamed of his father's poor management of the family finances, Stephen uses the imaginary adventures of Dumas's novel as an escape. तो ये एक नॉवल पढ़ रहा है, एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा है और घर में, और देखता है कि भी मेरा फादर जो है वो रियलाइज कर लेता है कि मेरा फादर जो है एक फेलियर है, वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा और ना कर सका। तो वो एक इन सारे मसाइल का जो है हल, वो एक तरह से एस्केप ढूँढ रहा है इस नॉवल की शक्ल में, और अपने आप को वो वहीं पे इमेजिन कर रहा है उस एडवेंचरस वर्ल्ड में, ठीक है? Being a lover of the heroine of the novel. So he befriends a young boy named Aubrey Mills, who becomes his constant companion in reenacting the adventures of the Count of Monte Cristo. इसका एक दोस्त बन जाता है, उसके साथ जो है ये डिस्कस करता है इसको, अ, मतलब एक अच्छा दोस्त बन जाता है इसका उस वक्त। Stephen feels that he is different from other children he knows and that he is in touch with the higher world. So he imagines a future moment in which he will be transfigured by some magic revelation. तो ये भी एक आपको थोड़ा सा मैजिकल एलिमेंट भी इसमें देखने को मिलता है इस नॉवल के अंदर यहाँ पर। फिर हम इसी चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन 2 पे चलते हैं। तो डेडलेस फैमिली जो है इट बिगिंस टू फील इट्स फाइनेंशियल ट्रबल्स मोर एक्यूटली एंड द मूविंग मैन अराइव टू डिसमेंटल द हाउस फॉर अ मूव टू डबलिन। अब ये डबलिन में चले जाते हैं, इनके हालात ख़राब हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली। स्टीफन जो है वो ही इंजॉयज मोर फ्रीडम देन बिफोर एज हिज फादर इज बिजी एंड अंकल चार्ल्स हैज ग्रोन सेनाइल। ये इसके ताया हैं आई थिंक, चचा नहीं होंगे, ताया होंगे। तो ये जो है अब इसको और फ्रीडम मिल गई है एक तरह से, क्योंकि ना बाप का वो कहते हैं आपके चेक एंड बैलेंस है, ना अंकल का है, ना किसी और का है। तो स्टीफन ही एक्सप्लोर्स द सिटी एंड ही वंडर्स along the docks, still imagining himself as the Count of Monte Cristo। ये जो नॉवल पढ़ता है तो ये उसको इमेजिन कर रहा होता है। He is taken on visits to see his aunt and to see another elderly female relative, ठीक है, अपनी आंट से मिलने जाता है। स्टीफन सेंसेस इन हिमसेल्फ अ न्यू मूड ऑफ बिटरनेस। अब इस जगह पे ना ये थोड़ा सा इसके अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है। ही क्रिटिसाइजेस हिज ओन फूलिश इम्पल्सेस बट फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू कंट्रोल देम, ठीक है। हिज इंटरेक्शन विद हिज आंट आर ऑकवर्ड एंड रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इसकी बर्थडे जो है, एक अनदर चाइल्ड, एक और बच्चे की एक सालगिरह होती है, उस मौके पे स्टीफन जो है वो कोई फन, कोई खुशी महसूस नहीं करता, एंड ही मेयरली वॉचेस द अदर गेस्ट साइलेंटली। दो ही सिंग्स अ सॉन्ग विद द अदर्स, ये बाकियों के साथ गाता है गाना शाना, एंजॉय करने की कोशिश करता है। ही एंजॉय फीलिंग सेपरेट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वो उस आइसोलेशन को, एलिनेशन को एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। हाउएवर ही इज अट्रैक्टेड टू वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ईसी जो लड़की है, पार्टी पे आई है, उसके साथ ये वो उसकी तरफ ये माइल होने होता है, अट्रैक्ट होता है। सो दे लीव द पार्टी टुगेदर एंड टेक द सेम ट्रैम होम, राइडिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स बट कन्वर्सिंग फॉर द इंटायर राइड, रास्ते में बातचीत करते जाते हैं। इसके अलावा वो उसकी जो ब्लैक स्टॉकिंग्स हैं वो भी अट्रैक्ट करती हैं इसको।
Okay, so he wants him, he is physically attracted towards her. Stephen writes a love poem in his notebook, titling it to EC in imitation of Byron. So he finds himself confusingly overwhelmed by a longing for a romance. As summer comes to an end, Stephen is told that he will be going to a new school because his father is no longer able to afford Klungovs. अब Klungovs जो है वो स्कूल उसकी फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इसका बाप, तो कहता है भी अब तुम नए स्कूल में जा रहे हो जल्दी। अब यहाँ पे हमें इसकी इसी एज में हमें पता चल गया कि इसके अंदर कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी मौजूद है। आगे चलते हैं हम, तो चैप्टर 2 का जो सेक्शन 3 है, इसमें अब स्टीफन जो है वो एक टीनेजर है। ये बेल्वेडियर कॉलेज, ये एक जीसेट स्कूल है, यहाँ पे पढ़ता है। और ये भी क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर भी, मतलब कि एक क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ परफॉर्मेंस इन द प्ले द स्कूल इज पुटिंग ऑन फॉर द क्रिश्चियन फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। सो स्टीफन इज टू प्ले द रोल ऑफ अ फार्सिकल टीचर, अ रोल ही हैज़ वन बिकॉज ऑफ हिज हाइट एंड हिज सीरियस मैनर्स। तो इसको एक कैरेक्टर दिया जाता है। अब ये यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसके अंदर आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं वो सामने आ रही हैं। पहले ये पोएम्स लिख रहा है पिछले सेक्शन में, और यहाँ पर ये जो है थिएटर में प्ले परफॉर्म कर रहा है, एक्टर के तौर पे काम कर रहा है। So after watching various others get ready for the performance, he wanders outdoors, where his school friend Heron, और हेरन के जो फ्रेंड है वेलिस, दे ग्रीट हिम। हेरन जो है वो इसका दोस्त, वो इसको इनकरेज करता है स्टीफन को टू इमिटेट द स्कूल डायरेक्टर व्हेन परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द स्टोजी टीचर, कि अभी डायरेक्टर की नकल उतारो। द टू बॉय टीज स्टीफन फॉर नॉट स्मोकिंग, वो साथ उसको नकल, वो कहते हैं भाई तू स्मोकिंग नहीं करता, स्मोक नहीं करता, उसको तंग कर रहे हैं। ये टीनेजर्स हैं। तो वेलिस और हिरॉन जो हैं वो दे ऑल्सो प्लेफुली मेंशन दैट दे सो मिस्टर डेडलेस अराइव एट द थिएटर विद अ यंग गर्ल। मतलब कि मिस्टर डेडलेस का मतलब इसका कि वो कहते हैं कि तंग करते हैं इसको, और कहते हैं हमने जो है ना साइमन डेडलेस को, तेरे फादर को देखा है एक यंग गर्ल के साथ यहाँ पे थिएटर पे। तो स्टीफन जो है वो इमेजिन करता है कि वो गर्ल जो है वो होगी जिसकी तरफ ये खुद अट्रैक्टेड था। Anyhow, Stephen suddenly recalled the dispute with Heron and the two other students over the question of which English poet is the best. अब आप देख रहे हो ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रुक के थोड़ा सा आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक छोटे से बच्चे की फिर टीन एज में डेवलपमेंट, कमिंग ऑफ एज, हमें एक थीम नज़र आ रही है इसमें, और कैसे वो चीज़ों को मेंशन कर रहा है। वो बड़ी नॉर्मली वो ऐसी ऐसी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है जो आप कहते हो कि विक्टोरियन सोसाइटी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है? या जो पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, उनमें आपको ये एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे कि यू आर इमेजिनिंग अ गर्ल लाइक दिस, और आप इतना ओपनली एक छोटे से बच्चे को आप जो है वो मतलब कि वो डिस्क्राइब कर रहा है इस तरह की चीज़ों को। तो ये एक इसमें हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़्म एक प्रोमिनेंट अंदाज़ से जो है प्रोमिनेंटली हमें देखने में मिल रहा है। अब स्टीफन जो है वो सडनली रिकॉल द डिस्प्यूट विद हिरॉन एंड टू अदर स्टूडेंट्स ओवर द क्वेश्चन ऑफ विच इंग्लिश पोएट इज बेस्ट। क्योंकि अब ये यहाँ पे भी इसके वो आर्टिस्टिक एलिमेंट नज़र आ रहा है। स्टीफन जो है वो बायरन को बड़ा ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, और कहता है बायरन जो है वो बेस्ट इंग्लिश पोएट है। बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं भाई टेनिसन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। अब यहाँ पे जो है इसको वो remembering this quarrel, Stephen reflects on his father's command for him to be a good gentleman and a good Catholic. But the words sound hollow in Stephen's ear now. अब लॉर्ड बायरन जो है अगर उसका हम रेफरेंस देखें तो वो एक लेडीज पोएट था, उसने बड़ी रोमांटिक पोएट था, और उसने बड़ी लव पोएम्स लिखी हैं, और ख़वातीन के यहाँ बड़ा मकबूल समझा जाता था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उसकी पसंद जो है वो बज़ाहिर जो वो बायरन को कह रहा है तो उसकी वजह ये है कि उसकी अपनी सेक्सुअल अवेकनिंग्स हैं। उसके अंदर जो अपनी एक जिस सेक्सुअल डायलेमा से वो गुजर रहा है, जो उसकी अपनी फिजिकल नीड्स हैं इस उम्र में, एक टीनेजर की, उसको वो बता रहा है बायरन के जरिए। मतलब उसने नाम ही मेंशन किया है इधर, बाकी हम आगे चल के देखते हैं कि क्या करता है ये। सो स्टीफन इज शेकन फ्रॉम हिज दैट रिमाइंडर के उसके फादर ने उसको कहा था कि एक अच्छा कैथोलिक क्रिश्चियन बन के रहना है तुमने, एक गुड जेंटलमैन बन के रहना है। So after the play, he does not stop to talk to his father.
बट वो उसको फादर भी आया था ज़ाहिर सी बात है देखने के लिए. ही परफॉर्म्ड हिज रोल सक्सेसफुली इन द प्ले, बट ही he did not want to meet his father, but goes walking in the town. ओके, फिर हम देखते हैं कि जो सेक्शन 4 है उसका आगाज होता है. स्टीफन एंड हिज फादर, दे सिट इन अ रेलवे कैरेज बाउंड फॉर द सिटी ऑफ कॉक, वेयर हिज फादर इज ऑक्शनिंग ऑफ सम प्रॉपर्टी. स्टीफन जो है वो बोर हो गया है फादर के सेंटिमेंटल टेल ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, और वो जो ड्रिंकिंग किए जा रहा है मुसलसल, उससे बोर हो गया है. फॉलिंग asleep at Maryborough, Stephen is awakened by a frightening vision in which he imagines the villagers asleep in the town passing by outside his window. So after praying, he falls asleep again to the sound of the train. ठीक है. सो ये वहाँ सो जाता है. स्टीफन और मिस्टर डेडलेस जो हैं, इसका जो बाप है, दे टेक अ रूम एट द विक्टोरिया होटल. स्टीफन बेड पे लेटा है, लेकिन फादर जो है वो ही सॉफ्टली सिंगिंग अ ट्यून फ्रॉम अ पॉपुलर वैरायटी शो. स्टीफन कॉम्प्लीमेंट्स हिज फादर ऑन हिज सिंगिंग. At breakfast, Stephen listens while his father questions the waiter about old acquaintances, and the waiter misunderstands which man Mr. Douglas is discussing. अब ये भी एक आपको एक नज़र आता है कि भई वो या तो उसने जो है ही इज़ ड्रंक, कि वो क्या बात कर रहा है, वेटर को समझ नहीं आ रही. सो विजिटिंग मिस्टर डेडलेस मेडिकल स्कूल, अब वहाँ जाता है स्टीफन. ही कम्स अप अपॉन द स्टार्टलिंग वर्ड्स फीटस कार्व्ड इनटू द टॉप ऑफ वन ऑफ द डेस्क इन अ लेक्चर हॉल. अब स्टीफन जो है, ही हैज़ अ विजन of mustached student carving the word years ago to the amusement of onlookers leaving the college. Stephen listens to his father's stories of the old days, कि उसका बाप जो है उसको अपने वक्त की कहानियां सुनाता था जब मैं इधर था. तो मिस्टर डडलेस टेल स्टीफन दैट ही शुड ऑलवेज सोशलाइज विद जेंटलमैन. स्टीफन को अचानक याद आ जाता है कि मतलब बीच बीच में आपको ये चीज़ें रिमाइंडर्स के तौर पे मिलती रहती हैं कि भाई स्टीफन के बाप ने ये कहा था कि अच्छा जेंटलमैन बनना है. स्टीफन के बाप ने ये भी कहा था कि भाई गुड क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन बनना है. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. So going from bar to bar with Mr. Daedalus, Stephen is ashamed by his father's drinking and flirtation with the barmaids. अब देखो स्टीफन का बाप जो है वो नेशनलिस्ट है, रिलीजन की बातें करता है, लेकिन वो उसकी एक हिपोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है कि ड्रिंकिंग भी बहुत कर रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है वो. डिफरेंट जो बार मेड्स हैं उनके साथ फ्लर्ट करता रहता है. तो ये अब तंग हो गया है एक तरह से, और इसको शर्म भी आ रही है. सो दे इनकाउंटर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर डेडलेस, a little old man who jokingly claims to be 27 years old. So Stephen feels distant from his father, and he recalls a poem by Shelley about the moon wandering the sky in solitude. यहाँ पर भी आपको एक लिटरेचर का थीम नज़र आता है या पोएम की तरफ रेफरेंस है, which shows the artistic expression in the character of Stephen Douglas. So these are the this is the end of chapter number 2, section 4. From here we will resume our lecture from here. This is all from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.